नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम खास मुलाकात में। मैं हूं आपके साथ प्रथा शुक्ला। तो अपने इस एपिसोड के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर बार आपको एक खास शख्सियत से रूबरू कराते हैं कि क्या कुछ उनका जर्नी है, क्या कुछ और कैसा उनका काम चल रहा है और वो किस लिए जाने जाते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, टीवी एवं फिल्म अभिनेता कुंदन सिंह जी। कुंदन जी, बहुत स्वागत है आपका। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो जैसे कि कहा जाता है कि कहीं पर पहुंचने के लिए कहीं से निकलने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत होती है और इस बात को सच कर दिखाया है कुंदन सिंह जी ने। जी हाँ, वो बतौर फिल्म अभिनेता और टीवी कलाकार के रूप में जब वो जाने जाते हैं तो उन्होंने भी कुछ ऐसे ही सपने को पालकर अपने घर की दहलीज लांघी थी और उसके बाद आज उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। कुंदन सिंह जी को आप टीवी में भी देख सकते हैं, छोटी स्क्रीन से लेकर बड़े पर्दे तक वो हर जगह बस धमाल ही मचा रहे हैं। तो कुंदन जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे ये सब का सिलसिला चल पड़ा। शुरुआत की जो बात करते हैं तो हर इंसान की एक शुरुआत होती है और शुरुआत जब होती है तो उसमें सुखों का जो एक मामला होता है बड़ा कम होता है, दुख ही दुख होते हैं जब शुरुआत इंसान की होती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं बेसिकली बाय बर्थ मैं पटना बिहार से हूँ। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ आ गया छत्तीसगढ़, रायपुर में। और मेरी बड़ी बहन कंचन सिंह हैं, उनसे मेरा शुरू से गहरा लगाव रहा है। तो एक बचपने के जो बचपना का मन होता है उस ख्याल से मैं दीदी के पास आया था, अपनी बड़ी बहन के पास। तो यहाँ पे कुछ मेरे दोस्त बन गए। दोस्तों से जब दोस्ती हुई तो उन्होंने ऐसे ही बातचीत में एक दौर ऐसा आया कि वो लोग नाटकों से, मतलब नाटक से जुड़े हुए दोस्त थे वो लोग, तो मुझे देखने के लिए मौका मिला। जब मैं देखा तो मुझे लगा ये तो बड़ा ही अच्छा चीज़ है, मुझे भी इसका हिस्सा होना चाहिए। और नया नया था तो एक शो था हमारा छत्तीसगढ़ रंगमंडल, यहीं से हम लोग नाटक कंपनी जो थी, और संजय मैथिल जी उसके निर्देशक हुआ करते थे। आज भी वो अच्छा काम कर रहे हैं रायपुर में, पूरे छत्तीसगढ़ में। तो उनके साथ पहला नाटक था मुखौटा, उसमें हम लोगों ने काम किया था। तो वहाँ से चीज़ों की जो शुरुआत होती है एक जर्नी के तौर पे, एक न्यू जो होता है डालना, वो हुआ था, वहाँ से चीज़ें हुई थी। ये बहुत एक अच्छा मैसेज भी है और शायद इसे यू टर्न भी समझा जा सकता है कि आपका बॉर्न एंड ब्रॉटअप जो है वो बिहार से, पटना से आपका बॉर्न एंड ब्रॉटअप है, बिलोंगिंग आपकी वहाँ से है। फिर आप छत्तीसगढ़ आते हैं और छत्तीसगढ़ में फिर आपने इसकी शुरुआत की और यही सफ़र आपका आगे लगातार चल पड़ा है। कितने चैलेंजेस आए, क्योंकि अगर बिहार की बात आती है तो हर किसी स्टेट के अपने मदर टंग होते हैं, अपना लैंग्वेज होता है। फिर छत्तीसगढ़ की बात होती है तो छत्तीसगढ़ के कल्चर, छत्तीसगढ़ की सभी चीज़ें बहुत फार डिफरेंट होती हैं। तो कितने चैलेंजेस आपको फिर यहाँ पर आकर फेस करना पड़ा? और देखिए प्रीता जी, क्या होता है ना, जब तक हम चीज़ों को दूर से जान रहे होते हैं तो उसके बारे में मन में बहुत तरह की मिथ्याएँ होती है कि ये चीज़ ना जाने कैसा होगा, कैसे हम इसका सामना करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम उसके करीब जाते हैं और करीब जाते हैं हम, जब हमारा अनुभव में इजाफा होता है, बढ़ोतरी होती है, तो जैसे जैसे आपका अनुभव होता चला जाता है तो भाषा, शैली, संस्कृति, फिर लगता है कि भारत तो हमारा ही, हम हर जगह, मतलब हमारी चीज़ है। आपको बता दूं कि मैं शुरुआत में जब पटना से यहाँ आया था तो लैंग्वेज को लेकर के बड़ी तकलीफ हुआ करती थी, और उसको धीरे धीरे काबू किया। और आज की तारीख में मैं राजस्थान, वहाँ की फिल्में करता हूँ, मराठी अच्छा बोल लेता हूँ, अपना छत्तीसगढ़ी बोल पाता हूँ, बिहार की जो चीज़ें हैं, भाषा हैं, बोली है, वो बोल लेता हूँ। और इसके अलावा मैं राजस्थान की फिल्में भी करता हूँ एज ए हीरो, बिहार यूपी की फिल्म वहाँ की भी करता हूँ। और मराठी जो जो चीज़ें होती हैं, मराठियों के साथ बातचीत करना, या वहाँ का जो कोई ऐसा इवेंट आया या वहाँ से जुड़ी हुई चीज़ें आई, उसका भी हिस्सा बन पाता हूँ। तो आज मैंने बताया कि जैसे जैसे आपका तजुर्बा बढ़ता है, अनुभव बढ़ता जाता है, तो चीज़ें आपको आसान लगने लगती है और लगता है कि ये पूरा अपना ही है। शायद हम इससे एक दूरी हमसे और उसके बीच की जो दूरी थी, अनुभव का अभाव रहा हो। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज आपने देने की कोशिश भी की है और आपने कर भी दिखाया है कि किसी भी चीज़ को आपने अपने काम के आगे आड़े नहीं आने दिया है। आपने उन सभी चुनौतियों का बहुत अच्छे से सामना किया है और उसी के बाद से आपने ये मुकाम भी हासिल किया है। चलिए, बिहार में आपका बॉर्न एंड ब्रॉटअप रहा, आप छत्तीसगढ़ आए, छत्तीसगढ़ से फिर आपको लगा कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, फिर आप महाराष्ट्र जाते हैं। मुंबई एक वो शहर जिसे सपनों का शहर कहा जाता है और हज़ारों लाखों युवाओं लगातार अपने सपने को लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं। कुंदन सिंह भी उन्हीं में से एक रहे किसी दौर पर।
कितना टफ उनके लिए रहा वो फेज और कितना चैलेंजिंग रहा, ये पूरी कहानी हम आपसे समझेंगे। आ, पहले बताया था मैंने कि शुरुआत जो होती है किसी भी इंसान की, वो खुशियों से भरा नहीं होता है, सुख होते नहीं, सिर्फ दुख और दुख तकलीफ ही होते हैं। तो यहाँ मैंने नाटक बहुत सारे किए। नाटक करने के बाद मुझे लगा कि मैं बहुत अच्छा गुड लुकिंग हूँ और इतना यहाँ पे कर दिया मैंने कि मुंबई मेरे लिए बहुत इजी होगा। चला गया। वहाँ जाने के बाद तकरीबन 1 साल तक मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूँ और ये जहाँ पे आया हूँ वो शहर क्या चीज़ है। लोग भाग रहे हैं, किसी को किसी के लिए वक्त नहीं है। ये बड़ी बड़ी इमारतें और ख़ास करके जो आउटर लोग होते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उनके लिए तो वो लोग पहले ही नो वैकेंसी का बोर्ड लगा के रखे रहते हैं। वो वॉचमैन ही बाहर से बोल रहे हैं कि भैया यहाँ आपके लायक कुछ नहीं है। वो मतलब ऐसा वहाँ का माहौल रहता है। तो तकरीबन 1 साल तक संघर्षों को झेलते झेलते, सामना करते करते मुझे पहला याद है, पहला टीवी शो मिला था मुझे ये अशोका। उसके बाद अच्छा किया, उसमें लोगों को चीज़ें पसंद आई, प्रोडक्शन वालों को चीज़ें समझ में आई कि ये लड़का कुछ तो कर सकता है। अच्छा, बहुत अच्छा करेगा या नहीं करेगा इसकी मतलब मैं उसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन उनको इतना एहसास हो गया था उन लोगों की ये कुछ तो कर सकता है। दिन एक प्रोडक्शन कंपनी से मुझे कॉल आया जो तेरे शहर में स्टार प्लस पे वो शो आया करता था उस समय। तो उसमें मुझे चिट्ठी कुमार का एक कैरेक्टर मिला। वो प्रसिद्धि दिला दी मुझे, लोगों को बहुत पसंद आया। उसके बाद से रुका नहीं हूँ, आज तक चलता रहा हूँ। चलिए, तो ये एक टर्निंग फेज इसे कहीं ना कहीं समझा जा सकता है। हाँ जी, वो चिट्ठी कुमार का जो कैरेक्टर चिट्ठी है। कुमार के रूप में कुंदन सिंह अचानक से जाने जी, लगे जी, और जी। इसी के बाद से तो ये पर्टिकुलर फेज कैसा रहा कुंदन जी, ये आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि वाकई जो जर्नी की जो शुरुआत थी वो तो आपने छत्तीसगढ़ से कर चुकी थी, लेकिन मुंबई जाकर आपने अपने सपनों को जीना शुरू किया है और फिर कुंदन कुमार एक बतौर एक्टर के रूप में जाना जाने लगा। तो ये फीलिंग कैसी रही आपके लिए भी और आपके घर वालों के लिए भी, आपके चाहने वालों के लिए? देखिए, जहाँ तक बात करें घर वालों की, तो घर वालों को खुशी मिली, चाहने वाले बढ़ते चले गए। उनको अच्छा लगता है कि कुंदन सिंह धीरे धीरे ही सही लेकिन वो बढ़ता चला गया, यहाँ तक आ गया। परंतु मैंने शुरू में ही बताया कि मैंने जो तकलीफ़ें झेली 1 साल, उन तकलीफ़ों को झेलने के बाद मैं एक ही चीज़ सीखा हूँ कि ज़िंदगी में कितने भी ऊपर आ जाओ, आप कितना भी शोहरत हासिल कर लो, पैसे हासिल कर लो, दौलत हासिल कर लो, आप जब भी लोगों के बीच जाओ या जाने जाओ, तो आपकी जो सबसे अच्छी क्वालिटी है वो आपका व्यक्तिगत व्यवहार, आपकी विनम्रता, लोगों से बात करने की शैली, छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक। समाज, मेरे नज़रिए में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन समाज ने बांट रखा है निचले दर्जे से ऊपर तक के। तो मैं उन लोगों की मानसिकता के हिसाब से मैं अपनी राय रखूँगा कि मेरे लिए सब बराबर होते हैं। और इतनी तकलीफ़ों को मैंने झेला लाइफ में, ज़िंदगी में, और अपने दम पे यहाँ तक आया हूँ। तो मुझे काम करता हूँ, अच्छा लगता है काम कर रहा हूँ, लेकिन कभी उस चीज़ को ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं हो पाया उन चीज़ों को लेकर के। और यही चीज़ ने आपको पकड़ के रखा है, जकड़ जी, के रखा है, नहीं तो पर लग जाते हैं। सालों तक, 1-2 साल तक घिसा हूँ। उसके बाद थोड़े जो होते हैं ना चीज़ों में बदलाव आने शुरू हुए। तो मुझे लगता है कि जो इंसान अपने दम पे मेहनत से घिस के ऊपर आता है, उसको कभी चीज़ें, सुख या दुख, उसको हावी नहीं हो पाता उस इंसान के ऊपर। तो अभी मैं जहाँ भी जाता हूँ, लोगों को लगता है कि हाँ, इसकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ रही है, लोग चाहने वालों की भीड़ बढ़ रही है। परंतु मुझे इतना ही लगता है कि ये सब पूरा देश, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, मेरा एक परिवार है और ये परिवार हमेशा मेरे साथ रहे। इन सब का प्यार, दुलार, आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे। अशोका से आपने शुरुआत की, जो कि आपका टर्निंग फेज रहा है, और जी। उसके बाद तेरे शहर में, ये सीरियल में भी आपने काम जी। किया बतौर चिट्ठी कुमार। हाँ जी। इसके बाद से जो आपका सफ़र चल पड़ा, सिलसिला जो चल पड़ा, उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि फिर किस किस सीरियल में और कैसे आपने काम करना शुरू किया, और उनमें से सबसे खास क्या रहा? अब देखिए, पहला अशोका था। अशोका के बाद तेरे शहर में, क्योंकि होती ना चीज़ें, पहली चीज़ें होती हैं वो काफ़ी महत्व रखती है इंसान की ज़िंदगी में, और उससे थोड़ा दूसरा वाला होता है। उसके बाद जब इंसान चलना शुरू करता है तो फिर चलता ही रहता है। तो इस बीच मैंने काफ़ी, की अगर गिनती करेंगे तो एक पेन और कॉपी लेके हमें बैठना पड़ेगा।
बट उसमें 2 4 5 चीज़ें जो हैं बड़ा अच्छा मेरे दिल को टच करके गई। वो है ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्राइम पेट्रोल में मैंने अच्छा जो दिल को अच्छा लगे वैसे काम किए। फिर अपना दंगल का एक शो था, क्राइम अलर्ट, उसमें काफ़ी शोज किए उसके। दंगल का ही एक शो था, रंग जाऊं तेरे रंग में, उसमें गोपी भैया का किरदार था, वो पब्लिक को बहुत अच्छा लगा। अभी हाल फिलहाल में ये राधा कृष्ण अगर आप लोग देखते होंगे, भगवान कृष्ण का बहुत ही ऐतिहासिक सीरियल रहा है वो, उसमें सूर्यदेव मैंने किया। तो उसका भी एक अलग एक्सपीरियंस, एक लड़का क्राइम पेट्रोल में मर्डर कर रहा है, लोगों के कत्ल कर रहा है, चोरी कर रहा है, और वो दूसरे सीरियल में सूर्यदेव बन के वो लोगों के सामने वो आ रहा है। तो मैंने देखा कि लोगों का एक प्यार जो है वो आस्था में तब्दील हो गई चीज़ें। और चूंकि हालांकि ये मैं मजाकिया मुझे बोल रहा हूँ, वो क्या क्राइम पेट्रोल इसका मामला जो है सो तो लोगों की जो फैन फॉलोइंग तो थी वो चीज़ें आस्था में तब्दील हो कि ये सूर्य भगवान है, सूर्यदेव है। तो ये भी थोड़ा अच्छा लगा था मुझे, वो राधा कृष्ण का जो सूर्यदेव मैंने किया था सुकर। चूंकि एक्टिंग की बात हो रही है तो मेरा अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही और इसी से रिलेटेड रहने वाला था, क्योंकि हर बार जितने भी चीज़ों पर, जितने भी प्रोजेक्ट्स पर आपने काम किया है, वो सभी चीज़ों की हर एक चीज़ें अलग हो जाती है, एक्टिंग से लेकर कैरेक्टर से लेकर, और वो जो कैरेक्टर आप प्ले करने वाले ऑन स्क्रीन वो सब चीज़ें बहुत अलग रहती हैं। आपका पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा रहा है और किस टाइप के कैरेक्टर्स को आप करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा इंजॉय करते हैं? देखिए, एक कलाकार के लिए तो जो भी रोल मिल जाए उसको कलाकार की कोशिश रहती है कि जो भी रोल मिल जाए उसको बेस्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन मुझसे अगर व्यक्तिगत तौर पे राय पूछेंगे कि अगर आप सपोज सिनेमा बना रही हैं कि कुंदन सिंह, मेरे पास 10 ऑप्शन है, एक तरफ हीरो का, एक तरफ विलन का है, तो मैं सबसे पहले बोलूँगा कि मैम मुझे विलन कर दीजिए, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं दिल से बिल्कुल सॉफ्ट हूँ, मैं सामाजिक सोच रखता हूँ, समाज के लिए हमेशा अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ऑन स्क्रीन मैं चाहता हूँ कि हमेशा नायक नहीं, खलनायक बन के आओ। चलिए, क्या बात है। तो खलनायक का पहला रोल आपको कब मिला था और आपने उसे फिर कैसे डील किया, कैसे टेकल किया आपने? क्राइम पेट्रोल, चूँकि वो क्राइम बेस्ड ही एपिसोडिक शो है, सीरियल है, तो उसमें अगर 20 लोगों की कास्टिंग होती है तो 4 5 ही पुलिस वाले होते हैं जो समाज के लिए अच्छा करते हैं, सोचते हैं। 2 फैमिली होती है, वो भी अपनी ज़िंदगी को जी रहे होते हैं, बाकी उसमें जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं सब मार काट करने वाले ही होते हैं। तो क्राइम पेट्रोल जब मुझे मिला तो लगातार मैं उसमें क्राइम ही करता चला गया एज एन एक्टर। तो वहाँ से मुझे लगा कि जब मैं दोनों काम कर रहा हूँ, लेकिन विलन का काम करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और लोग भी उसको ज़्यादा अप्रिसिएट कर रहे हैं। तो ऐसे करते करते मुझे लगा कि इसमें मज़ा आ रहा है, और पता नहीं क्यों एक अंदर से जो चीज़ें मेरे दिल से एक आवाज़ आती है, मैं उसको करना पसंद करता हूँ। बाकी दुनिया जो भी अपना राय मशवरा करते हैं, मैं उनके राय को, मशवरे को मैं हमेशा झुक के प्रणाम सलाम करता हूँ, परंतु करता वही हूँ जो मेरा दिल कहता है, और मेरा दिल कहता है कि मैं विलेन ही ज़्यादा करूँ। तो अभी तो एवरेज में एज ए हीरो भी आ रही हैं फिल्में मेरे पास, एज अ विलन भी आ रही हैं, हर तरह की चीज़ें आ रही हैं। अभी जैसे रिसेंटली मेरी एक फ़िल्म है, हिंदी फिल्म, जिसका प्रीमियर 3 मार्च को मुंबई में रखा गया। दर्शकों की मतलब भीड़ से पूरा सिनेमा हॉल थिएटर जो है दर्शकों से भरा पड़ा हुआ था। उसके बीच अपने आप को एज अ हीरो देख के थोड़ा दिल को सुकून आता है, लेकिन फिर दिल से आवाज़ आती है कि मुझे विलेन करना है, लेकिन लोग हीरो बना देते हैं। चलिए, बिल्कुल। एक चीज़ तो आपने बहुत ही स्पष्ट कर दी है कि आप किसी भी चीज़ को अपने आड़े नहीं आने देते हैं और आप अपने मन की करते हैं। लैंग्वेज बैरियर को कभी भी आपने आड़े नहीं आने दिया। ये तो आपके बिहार के बॉर्न एंड ब्रॉट अप से, फिर छत्तीसगढ़ और फिर महाराष्ट्र के स्विच करने से समझ में आया है। लेकिन इसके साथ साथ आपने बात में बताया कि आप राजस्थान भी जाते हैं, वहाँ की भी मूवीज़ करते हैं, आपको मराठी भी आती है, फिर छत्तीसगढ़ में भी आप रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से भी आपको कोई तकलीफ नहीं है। इतना सब कुछ मल्टीटास्किंग चीज़ें आपके अंदर कैसे आई, आपने कैसे एडॉप्ट किया इसको? क्योंकि यही चीज़ें लोगों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होती है और लोग इसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और वो हार मान जाते हैं। देखिए, ये सब चीज़ करने के लिए जाहिर सी बात है कि अकेला इंसान नहीं कर सकता, लेकिन मुझे खुशी होती है कि मेरे साथ जो देख रहे हैं दर्शक, लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, इन सब का प्यार, इन सब का आशीर्वाद, इन सब का समर्थन मुझे एक साधारण से इंसान से ये सारी चीज़ें करवा देती है। और अगर मैं अकेला होता तो ये कतई नहीं कर पाता। लेकिन जो हमारे दर्शक हैं, हमारे जो हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये सब उनके आशीर्वाद का ये स्वरूप है। छोटे पर्दे पर तो आपने काम किया ही है और लगातार आप कर भी रहे हैं, फिर साथ में आपने बड़े पर्दे पर भी काम किया है, OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए भी आप काम कर रहे हैं, कुछ ऐसी जो बातें हुई थी, तो कितना आप डिफरेंस देख पाते हैं इन सभी चीज़ों?
और देखिए टीवी छोटे पर्दे की बात करें तो टीवी का भी अपना एक वजूद है, महत्व है। लेकिन सिनेमा में जो लिबर्टी आपको दी जाती है वो टीवी में थोड़ा कम हो जाता है। और सिनेमा के ज़रिए अगर आपने कोई ऐसा रोल कर दिया तो वो जब तक ज़िंदा हो तब तक तो वो रोल यादगार रहता ही रहता है। इंसान के चले जाने के बाद भी वो रोल यादगार हो जाया करते हैं। सिनेमा सीरियल्स में क्या होते हैं, आज जो शो टॉप पे चल रहा है, टीआरपी उसकी टॉप पे है, वो शो बंद हो गया तो एक साल बाद उस सीरियल के एक्टर्स को लोग भूल जाते हैं। लेकिन सिनेमा में ऐसा नहीं होता, यादगार हो जाता है। कई सारी चीज़ें जो आपको भी अभी आपके जहन में चीज़ें होंगी, यादगार रह गई होगी। कितने आदमी तेरे कालिया, और शोले वगैरह के बहुत सारी एक एक सीन, दो दो सीन वाले आर्टिस्ट भी आज तक अमर हो गए। लेकिन कई सारे टीवी के सीरियल्स जो हैं उसमें जो टॉप पे थे, टीआरपी पे थी, वो ख़त्म होने के बाद उसके आर्टिस्ट को भी हम पहचान नहीं पाते। तो दोनों में अंतर है, फ़र्क है। जी, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है इन दोनों के बीच में, यानी कि छोटे पर्दे और बड़े पर्दे के बीच में? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस यही कहना चाहूँगा कि मैं कलाकार आदमी हूँ। मुझे रंगमंच पे भी अगर नाटक करने का मौका मिले मैं उतना ही एंजॉय करता हूँ, टीवी भी करके उतना ही एंजॉय करता हूँ, और फिल्मों को करके भी उतना ही एंजॉय करता हूँ। मेरे लिए उसका, हाँ, थोड़ा मैंने व्यक्तिगत तौर पे अपनी राय रखी थी, लेकिन मुझे अपने प्रोफेशनल लाइफ में कोई ऐसा बदलाव नहीं लगता है कि मैं ये करूँगा, ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि मैंने बताया आपको कि मैं काफ़ी संघर्षों के बाद यहाँ तक आया हूँ, तो मैं भूखा हूँ काम का। मुझे जो भी काम मिलता है, अब ऐसा नहीं जिस काम को करके मज़ा ही ना आए, जो काम करके आत्मसंतुष्टि मिले, जो आपके कार्य क्षेत्र में आपका जो पोजीशन आता है, पसंद आता है। लेकिन बाई चूज़ ये नहीं कभी कहा मैं कि रंगमंच से आया हूँ मैं टीवी ही करूँगा, सिनेमा ही करूँगा, ये नहीं कुछ ऐसा नहीं, चाहे वो नाटकों में हो या फिर टीवी में हो। जी, बतौर कलाकार कुंदन सिंह को बहुत सा अभिनय किए हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किया है ऑन द स्क्रीन। लेकिन उससे अगर उनसे पूछा जाए कि उनका बेस्ट मोमेंट क्या था या मेमोरीज क्या थी उस पर्टिकुलर कैरेक्टर से या प्ले से जुड़े, तो वो क्या बताएंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए यहाँ जैसे मैंने थिएटर की बात करी थी आपसे, तो उसको करने के बाद मैं मुंबई जाने के बाद भी रंगमंच से जुड़ा रहा। तो कई जगह हम लोग गए, लेकिन एक यादगार क्षण वो था जब हम लोग उत्तर प्रदेश नाटक के लिए गए हुए थे, और नाटक खत्म होने के बाद उसमें मुख्य अतिथि आए हुए थे वहाँ के वर्तमान राज्यपाल महोदय। उनको नाटक इतना अच्छा लगा कि वो तमाम प्रोटोकॉल को तोड़ के सभी जो नाटक मंडली वाले थे वो राजभवन में लेके चले गए। और राजभवन में इतना, मतलब प्रोटोकॉल का मामला होता है, इशू होता है, उन सब में जैसे लग रहा था कि ये कहीं से तो गांव वाले उठ के आ गए हैं, पेटी बक्सा सब ले करके नाटक कंपनी यहाँ पे आके चले गए हैं। तो वहाँ राजभवन जो हम लोग गए, तो वहाँ का अनुभव बड़ा ही यादगार रहा। एक कला प्रेमी इंसान, वहाँ के जो राज्यपाल रहे थे, गवर्नर रहे थे उस समय वर्तमान में, तो उन्होंने ये भ्रूण हत्या के ऊपर नाटक था वो, तो उनको बड़ा ही अच्छा लगा। तो ये जो क्षण है ना वो यादगार रहा हमारे लिए। नाटक की बात करें, चूँकि शुरुआत मेरी नाटक से हुई है, तो नाटक को लेकर ही मैं अपनी जुड़ी हुई अच्छी यादों को आपसे साझा कर पाऊँगा। जी, नाटक के बाद में जब आप छोटे पर्दे की ओर रुख किया, आपने टीवी सीरियल्स की तरफ कदम जब आपने बढ़ाया, तब इस दौरान में आपको कैसा फील हुआ और कितना एंजॉय आपने किया उस टाइम? और एक होता है ना, किसी बंदे को ले जाके एक आइलैंड पे छोड़ दिया आपने, खाना पीना कुछ नहीं है, और अचानक से उसको एक नाव दिखती है और नाव में पूरा संसाधन भरे पड़े हुए, वो खुशी हुई मुझे, क्योंकि एक साल तक मैं अंधेरे में रहा। अक्सर लोगों को क्या होता है ना, लोगों में भावनाएं होती कि मैं देखने में सुंदर हूँ, मैंने ये एक्टिंग कोर्स वहाँ से किया है, जाऊँगा स्टार हो जाऊँगा, धर्मा से लेके बहुत सारे प्रोडक्शन के बारे में तरह तरह के ख्यालात होते हैं लोगों के मन में। लेकिन वहाँ जाने के बाद किस्सा ही अलग होता है। इंसान को ज़ीरो से शुरुआत करनी होती है। आप कहाँ से हो, क्या बैकग्राउंड है, ऐसा कोई वहाँ पे इंटरटेन नहीं करते हैं। आपको लंबे समय तक वहाँ पे टिकना होता है, वक्त बिताना पड़ता है, और लगातार बार बार, हर बार 100 बार, 1000 बार आपको प्रयास करते रहना पड़ता है। जब प्रयास करते 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 कोई एक छोटा सा रास्ता, जो सुरंग होती है ना, उससे छोटी सी एक छेद जो होती है वो दिखेगी, रोशनी आ रही है, वहाँ से आपका खुलना शुरू होता है किस्मत। तो जो आपने पूछा, तो यही सब अनुभव रहा मेरा।
थोड़ा सा पीछे वापस से चलते हैं। जैसे आपने बताया कि जब आप छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र की ओर आपने रुख किया कि आपको कुछ तो करना है और सपनों के शहर में आपको जाना, अपने सपनों को पूरा करना है। और जैसे कि अभी आपने जिक्र भी किया कि 1 साल तक आप दर-दर भटकते रहे काम की तलाश में और अचानक से ही आपको एक ऑफ़र मिलता है। वो पर्टिकुलर वो कॉल कैसा रहा, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसा आपको फ़ील हुआ उस पर्टिकुलर टाइम पे? और फिर इतनी मेहनत के बाद जब आपको इतनी क्रीम पोजीशन मिलती है, आपको कैरेक्टर अपना मिलता है, उस चीज़ को कुंदन सिंह ने कैसे फ़ील किया? देखिए वहाँ जाने के बाद जिस भी ऑफिस में जाता था तो अंदर में जो कास्टिंग वाले होते हैं या फिर डायरेक्टर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, हमें उनसे मिलना होता है। लेकिन गेट पे ही जो रहते थे ना अपने सिक्योरिटी वाले, वो बोलते थे आपके लायक कुछ है ही नहीं। उनको पता भी नहीं होता कि किस काम के लिए आया है, लेकिन वो पहले ही आपके लायक कुछ नहीं। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मेरे साथ ही कर रहे हैं, मेरे जैसे रोज़ जो लोग वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि दिन भर में वहाँ पे 1000-2000 लोग आते हैं, किन किन को वो लोग इंटरटेन करेंगे। तो उन सारी चीज़ों को झेलने के बाद जब पहला कॉल आया था मुझे अशोका के लिए कि आप लॉक हुए हो, तो मुझे लगा कि ये अनुभव कैसा होगा मैं अभी शब्दों में नहीं बता पाऊँगा आपको। लेकिन जब उस समय मैंने महसूस किया था, वो अपने आप में ऐसा लगा जैसे किसी को मौत की सज़ा दे दी गई थी और उसे अचानक से रिहा कर दिया गया कि जाओ आप आज़ाद हो। वो वाली फीलिंग आई थी मुझे। चलिए, प्रोफेशनल टर्म्स पे तो बहुत सारी हमने बातें कर ली हैं। अब कुछ आपके पर्सनल एंड से भी हम बात करते हैं कि घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा है, क्योंकि जब अगर घर का एक बच्चा ये बोले कि मुझे हीरो बनना है, मुझे एक्टिंग करनी है, तो घर वालों ने उस डिसीजन को कैसे लिया और कितना आपको सपोर्ट किया उन्होंने? घर वालों की अगर बात करें तो शुरुआत में तो हर जगह से होती है कि क्या करने जा रहे हो, हीरो बनोगे। तो सक्सेस लोगों की कहानी समाज की एक खासियत रही कि कभी वो सक्सेस लोगों की बातें नहीं करते हैं। वो लोग फेल्योर एग्जाम्पल देते हैं, अरे आपका ही बेटा जा रहा है, देखो वो गया था बनने के लिए, लौट के आ गया वापस। तो ऐसे कंडीशन में हर माँ बाप को लगता है कि शायद मेरे बच्चे का भविष्य अंधेरे में ना चला जाए। तो मेरे माता पिता भी शुरुआत में, और मेरी जो दीदी, जैसा मैंने बताया, तो उन लोगों को भी डर लगता था कि ये क्या रास्ता चुन लिया है। लेकिन आज उन लोगों को प्राउड फील होता है कि हाँ, मेरे बच्चे ने कुछ सोच समझ के ही लेकिन अच्छा रास्ता इसने चुना। और आज जो माहौल है, चीज़ें हैं, तो उन लोगों को बड़ा अच्छा लगता है ये देख करके कि हाँ। घर वालों को कैसा महसूस होता है जब वो अपने घर पर, अपने जगह पर बैठकर सीधे ऑन स्क्रीन आपको देखते हैं, अपने बेटे को देखते हैं? उन लोगों में खुशियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल रहता है उन लोगों के मन में। यानी कि पूरी फैमिली के प्रॉपर हाँ, आपको सपोर्ट मिला है। जी, और यही वजह है कि आपने इतना मुकाम ये हाँ, जो है वो सपोर्ट हासिल किया। शुरू में भी था, लेकिन उस समय एक भय की भावना थी, डर कि पता नहीं क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, भविष्य क्या होगा, ऐसी बातें होती थी। जी, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी समझ लेते हैं कि क्या कुछ और कैसा काम आप कर रहे हैं और क्या कुछ अभी आने को है? जी, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं भोजपुरी की भी फ़िल्में करता हूँ, तो मेरी अभी 1-2 फ़िल्में हैं जो लाइनअप पे है। एक फ़िल्म है जो प्रेम तपस्या, उसमें मैंने मेन विलेन काम किया हुआ है, तो वो रिलीज़ पे है अभी। और दूसरी 2 फ़िल्में यहाँ से जाने के बाद वो एक गृह प्रवेश है, कुंदन शुक्ला करके मेरा दोस्त ही है डायरेक्टर, बड़ा अच्छा प्यारा इंसान है वो, उसकी फ़िल्म कर रहा हूँ। और 1-2 टीवी शो की भी लाइनअप चल रही है, वो सारी चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट हैं जो अपकमिंग है। जी, अचीवमेंट्स को लेकर भी हम आपसे समझ लेते हैं कि हमने ये सुना है कि बहुत सारे अचीवमेंट्स आपके रहे हैं, जिनमें से एक और प्रमुख की अगर बात करें तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी आपको दादा नवाजा जा साहब चुका है। फाल्के आइकॉनिक अवार्ड मुझे पिछले साल मुंबई में दिया गया, मुंबई फिल्म सिटी में उसका आयोजन था, वो था। इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड मिले, लेकिन एक और अवार्ड की चर्चा मैं आपसे करना चाहूँगा। महाराष्ट्र में मुझे वहाँ के पूर्व गृह मंत्री श्री कृपाशंकर सिंह के हाथों भी एक सम्मान मिला है, और ऐसे कई सारे मान सम्मान अवार्ड मिला है। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात है दर्शकों का प्यार, उनका दुलार, उनका सहयोग साथ, इससे बड़ा अवार्ड सम्मान मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता। एक और आखिर सवाल कुंदन जी आपसे ये भी था कि हमने आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देखा है कि आपकी जो आपका जो पर्सनल जो एक इंटरेस्ट है वो खाकी पर, खाकी वर्दी वालों पर ज़्यादा दिखाई कुछ दिया है, क्या ऐसा है और इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ, और अपने आप को जब मैं पर्दे पे देखता हूँ तो मुझे फीलिंग आती है कि मैं एक्टर हूँ, हीरो हूँ, जो जिस भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और ऑडियंस, हम जब अच्छा काम करते हैं तो ताली बजाते हैं, फैन फॉलोइंग बढ़ती है, ग्लैमर हमारे ज़िंदगी में, मेकअप, रीटेक, वैनिटी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे लाइफ में। लेकिन हमारे देश के जो मैं बाकी लोगों की राय का नहीं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा, उनका क्या व्यक्तिगत राय है, लेकिन मेरा जो सोचना है व्यक्तिगत तौर पे, जो हमारे देश के रियल हीरोज़ हैं वो हमारी आर्मी है और हमारे पुलिस वाले भाई लोग हैं। अगर हमारे देश से, सरहदों से आर्मी को हटा दिया जाए और अपने ज़िला, कस्बे, गांव से पुलिस वालों को हटा दिया जाए, तो उसकी कल्पना आप भी कर सकते हो और आप सब दर्शक भी कर सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है ना, लोग आर्मी के प्रति तो हैं, लोगों की भावना है, लेकिन पुलिस वालों के प्रति जो भावना है ना, सबका अलग अलग राय होता है और उसमें ऑलमोस्ट लोगों की राय, भावना जो होती है वो थोड़ा अलग, निगेटिव होता है। तो मेरी एक प्रोडक्शन कंपनी है साईं विनायक फिल्म। मैंने कोविड के टाइम में बहुत सारे टॉपिक पे काम किए थे। तो प्रोडक्शन कंपनी मेरी साईं विनायक फिल्म्स है, जो पुलिस और सेना के लिए ही कला के माध्यम से काम कर रही है। और इस चीज़ों को मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों में ये भावना जगाऊँ कि जो हमारे देश के पुलिस हैं और सेना है, वही हमारे रियल हीरोज़ हैं, नायक। चलिए, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है और बताई है, और तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया कुंदन जी आपका, कि आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़े और इस कार्यक्रम का, इस चर्चा का आप हिस्सा बने। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे न्यूज़ चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे यहाँ पे बुलाया आप लोगों ने। और साथ ही हमारे जो दर्शक हैं, हमें देख और सुन पा रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया देखने के लिए और सुनने के लिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो कुंदन सिंह जी आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में मौजूद थे, जो कि एक फिल्म अभिनेता भी हैं, टीवी कलाकार के रूप में भी वो जाने जाते हैं। बहुत सारे उनके राह में रोड़े आए, अड़चने भी आई है, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने इस मंजिल को पाने के लिए जो भी चुनौतियां आई हैं, उन सभी को, किसी को भी आड़े आने नहीं दिया है। वो राजस्थान पिक्चर के लिए भी काम करते हैं, वो बिहार में भी भोजपुरी फिल्मों के लिए काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ से ही उन्होंने रंगमंच से अपने अभिनय की शुरुआत की थी। तो इस तरह से कुछ उनकी जर्नी रही है, और साथ ही साथ में कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स भी हासिल किए हैं। तो इसी के साथ आज के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे एक खास शख्सियत के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।